हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, अभी के सेशन में हम लोग अपनी अल्फा सीरीज में मार्केट्स का एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मोनोपोली। और हमने इससे पहले परफेक्ट कंपटीशन वाले टॉपिक को भी कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर्स को पहले आप देखिए। राइट, मैं ये करता हूँ कि उन लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं क्लास वाइज वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर डाल दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से एफिशिएंट लेवल पे चीजों को पढ़ पाए। एंड दोस्तों, एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि अब हम लोग अपना एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा सब्जेक्ट। ये अभी हमारा माइक्रो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मैं 15 से 20 दिन और लूंगा मैक्सिमम, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। एंड इस पे काम चलता रहेगा हल्के हल्के करके। और अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट जो है डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका बस यही काम है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि सर कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट हम बेसिकली यहाँ पे इसके बाद शुरू करें। दो सब्जेक्ट के ऑप्शन है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स या एक मैथमेटिक्स। दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट बता दो जो इसके बाद हम शुरू करेंगे। एंड डोंट वरी, हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे आपके जो भी आपकी इस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। एंड मैं और भी फैकल्टीज के लिए ट्राई कर रहा हूं कि जो सब्जेक्ट मैं खुद नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। कुछ ही सब्जेक्ट में मैं आपको एफिशिएंटली नॉलेज प्रोवाइड करा पाऊंगा। लेकिन जो सब्जेक्ट मैं खुद नहीं पढ़ा रहा तो वो कोई दूसरी फैकल्टी आके, अच्छी फैकल्टी मतलब बढ़िया ही फैकल्टी हो, वो आके हमारे फेमिकॉन क्लासेस के पोर्टल पे, फेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पढ़ा दे। और भी चीजें हम लोग इसमें शुरू करने वाले हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन सेल करके मिलती मिलती जाएंगी। बस आप यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी तो हम वीडियोस ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आगे चल के हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सीरीज, नोट्स, ठीक है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आप अगला सब्जेक्ट जो स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो मैक्रो है या मैथमेटिक्स। ठीक है, शुरू करें हम लोग अपनी आज का डिस्कशन। ठीक है, चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। जितनी बातें बता रहा हूं बहुत ध्यान से नोट करना, बहुत बढ़िया तरीके से नोट करना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की क्लास का डिस्कशन, दैट इज अ मोनोपोली। देखिए, जो मोनोपोली वर्ड है ये दो छोटे छोटे वर्ड से मिलके बना है। इसमें एक वर्ड होता है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल या सोल। ठीक है, सिंगल या सोल या अकेला। ठीक है, पॉली का मतलब होता है सेलर। और मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि जब हम मार्केट्स की बात करते हैं ना गाइस, वहां पे हम लोग सेलर की बात करते हैं, ना कि प्रोड्यूसर की। बट हाँ, कभी कभी हम लोग ये टर्म यूज कर लेंगे, प्रोड्यूसर्स वगैरह। ठीक है, लेकिन मैं आपको हाईली स्टैंडर्ड लेवल पे बता रहा हूँ। ये बुक्स में कभी कभी प्रोड्यूसर वर्ड यूज कर लेते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस वर्ड यूज कर लेते हैं। ध्यान रखना, जब तक कंसेप्ट में ना लिखा हो कि जो प्रोड्यूसर और सेलर है वो एक ही। जैसे हम एग्जांपल देता हूं, मोनोपोली के केस में हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो सेलर होता है वही प्रोड्यूसर होता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। मतलब रियलिटी टर्म में तो गाइस कुछ और ही होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसको बनाने वाली बहुत सारी फर्म्स हैं, बनाने वाली बहुत सारी फर्म्स है। कभी गूगल करो कि दिल्ली में ही बिजली कौन कौन मतलब बिजली प्रोवाइड कौन कर रहा है और बिजली को प्रोड्यूस कौन कर रहा है। जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो चीज समझना ध्यान से। तो प्रोड्यूस करने वाले तो बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। लेकिन बिजली को की सर्विस देने वाले या बिजली को सप्लाई करने वाला इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है। तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर अलग है और जो है सेलर अलग है। ठीक है, तो ये चीज आप प्लीज अपने दिमाग में रखना कि जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर एक और सेलर और प्रोड्यूसर एक ही हो। कभी कभी अलग हो सकते हैं, कभी कभी ये सेम हो सकते हैं। उसी चीज से आप लोग अपने माइंड को सेटअप लेके चलना। चलो, जैसे मैंने आपको मोनोपोली के बारे में बताया, व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली एक्चुअली में होता क्या है। देखो, मोनोपोली एक ऐसी मार्केट फॉर्म होती है जहां पे प्रोड्यूसर या सेलर जो भी हो वो एक होता है, सिंगल होता है। और उसकी कमोडिटी की डिमांड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब
जो हम सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका मान के चलते हैं, दैट इज सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स। ठीक है, एक सेलर होता है, बहुत सारे यहाँ पे बायर्स होते हैं, तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि सर वाई एंड हाउ, ये कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, क्यों होगा ऐसा कि किसी भी चीज को बनाने वाला एक ही सेलर या एक ही प्रोड्यूसर है, और क्यों और कोई और लोग क्यों नहीं आ सकते, और क्या हर कोई शुरू से ही मोनोपोली रहता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, कोई भी शुरू से ही मोनोपोली नहीं रहता, इनिशियल लेवल में वो एंट्री ही करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनकी वजह से आप किसी को भी ये कह पाते हैं कि हाँ वो मोनोपोलिस्ट है, वो मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट की जैसे मैं आपको एक छोटी सी फीचर बताऊं तो यहाँ पे सिंगल सेलर होता है एंड मैनी बायर्स होते हैं। ठीक है, सिंगल सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं, और ये जो होते हैं मार्केट में डिमांड करते हैं कमोडिटी की। अच्छा, खास बात क्या रहती है जो उसकी सेकंड फीचर है हमारे पास में, दैट इज जो वो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि हम जब कहते हैं ना सिंगल सेलर, जब वो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ध्यान रखना उस कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका अवेलेबल नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? अब ये बात कैसे कह सकते हो? देखो, आप कोई भी एग्जांपल लेके चलो, अगर आपको आसान तरीके से समझना है तो ना आप एक एग्जांपल लेके चल लो, जैसे रेलवे। अब रेलवे भी एक खराब बात आती जाती है, आती जा रही है, दैट इज मेट्रो। रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आज से 30-40 साल पहले या 20 साल पहले, चलो और लगा लो 15 साल पहले, ठीक है 15-18 साल पहले, क्योंकि दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली में फर्स्ट टाइम मेट्रो 2005 में आई है। ठीक है, 2005 से पहले कुछ लोग ऐसे होते थे कि शायद वो अभी भी हो सकते हैं, जो लोकल यूज किया करते थे। ये लोकल वाला वर्ड आपने मुंबई में सुना होगा, मुंबई की लोकल, है ना, बॉम्बे की लोकल। लोग एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाने के लिए लोकल ट्रेन यूज करा करते थे, है ना, जहाँ पे कुछ वो इधर से उधर जाने के लिए थे। लेकिन आज का दौर है कि उसका सब्स्टिट्यूट आ गया है, एटलीस्ट दिल्ली में तो है, दिल्ली से बाहर भी जा रहे हैं यूपी में, और मुझे लगता है 20-30 साल और लगेंगे कि वो कंट्रीज कवर कर लेंगे। पूरी कंट्री तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो कवर कर लेंगे। तो रेलवे का सब्स्टिट्यूट आ गया। अब समझना मेरी बात को, जो लोग अभी भी रेलवे को ही यूज कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि उनको ये नहीं लगता कि मेट्रो है, अवेलेबल है। ध्यान रखना, मोनोपोली के अंदर क्लोज या तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, राइट, और अगर वो अवेलेबल होता है, इन केस अगर वो अवेलेबल है, तो फिर लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये एक बुक है एच एल आहूजा, ये बात उसमें लिखी हुई है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट पीपल आर अनअवेयर अबाउट दैट क्लोज सब्स्टिट्यूट। लोग उस क्लोज सब्स्टिट्यूट से अनअवेयर होते हैं। ठीक है, अगर इस बात को आप कहते हो सर हमें समझना कैसे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है, ये बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है, वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल, के आप ये कह सकते हो कि जिस कमोडिटी को आप कंपेयर करके कह रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ रेलवे एंड मेट्रो। आज भी जब लोगों को थोड़ा दूर जाना होता है, अब जैसे एग्जांपल अभी जब तक आज जो मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली से मेरठ तक की मेट्रो बन चुकी है। गाजियाबाद का भी काफी, गाजियाबाद से भी काफी जाएगा, मतलब यूपी का काफी हद तक कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है मेट्रो, है। पहली बात तो रेलवे का नहीं है, जब हम इंडिया पैन लेवल पे बात करते हैं, पैन पैन इंडिया बात करते हैं पूरे इंडिया की, उसके हिसाब से तो रेलवे का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है अवेलेबल। बट अगर आप फिर भी कहते हो सर छोटे डिस्टेंस में तो अवेलेबल है ना, मैं कहूंगा हाँ। तो इस केस में भी जो इनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। क्या होगी? वो बहुत बहुत ज्यादा कम होगी अगर हुई तो। ध्यान रखना, या तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है जब आप पैन इंडिया की बात करो रेलवे की, लेकिन अगर आप
क्या तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो ध्यान रखना इफ इट इज अवेलेबल, मैं लिख के बताता हूँ, इफ इट इज अवेलेबल देन पीपल आर अनअवेयर, देन पीपल आर अनअवेयर। ठीक है, तो ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा, और ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। दिस इज सेकंड पॉइंट कि हमारा मोनोपोली में किस प्रकार का जो है गुड्स की बात होती है, कमोडिटीज की बात होती है। अभी जब ये टॉपिक हो जाएगा ना, तो मैं कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस करूंगा, कोई एग्जांपल लेकर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जनरल लेवल पे आप ये मान के चलो, डिमांड फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, पहली बात, यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन होता है। आप बोलो सर ये ऐसा क्यों कह रहे हो आप, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन नहीं होता फॉर द इंडिविजुअल फर्म। अगर हम, जैसा आपको मैंने परफेक्ट कंपटीशन बताया था, तो वहां पे आपने प्राइस हॉरिजॉन्टल लिया था, लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पर जाके जो होता है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है, इनवर्स होता है रिलेशनशिप। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, मान लो अगर वो एक ही है, तो ये सिंगल पर्सन के लिए भी हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि एक इंडस्ट्री है, सिंगल वाली इंडस्ट्री कवर करेगा, और वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, जो ये बताएगा कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि सर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री वाला कंसेप्ट हो, तो ध्यान रखना एट द इंडस्ट्री लेवल हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर अप्लाई होगा, और मोनोपोली को हम इंडस्ट्री ही की तरह ही जो है मानते हैं। जैसे रेलवे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा अपने अपने माइंड में रखिएगा। फोर्थ, कुछ फीचर्स है, फिर मैं इसके आपको रेस्ट्रिक्शंस भी समझाऊंगा, सोर्स रीजन बताऊंगा कि क्यों मोनोपोली के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, एंड अदर वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द गोल ऑफ द मोनोपोली इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये गोल है, दैट इज गोल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। आप बोलोगे सर ये तो सबका होता है ना, ये तो सबका गोल होता है। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन का भी ये गोल है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर उनके पास एक ऑप्शन होता है, दे कैन सेल वट एवर द क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। तो फॉर इंडिविजुअल फर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे आप इंडिविजुअल फर्म एज्यूम करो ना, क्योंकि सिंगल फर्म है। मान लो मैं मोनोपोलिस्ट हूँ, तो एज अ सिंगल फर्म आप भी, मतलब एक मैं फर्म का पार्ट हो और आप भी फर्म का पार्ट हो, लेकिन आप परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म हो, मैं मोनोपोली में एक फर्म हूं, तो हूं मैं भी एक और आप भी एक, लेकिन फर्क क्या है कि मेरे पास मोनोपोली का अधिकार है, मतलब मोनोपोली का ब्रांड है ना, या मोनोपोली का टैग लगा हुआ है मेरे ऊपर, आपके ऊपर नहीं है। तो आपको मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो होगा, ये बात मैं एग्री करता हूं, बट आपके आप क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा बेचोगे, बट मेरे पास क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा बेचने का ऑप्शन नहीं होगा। दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, टू मैक्सिमाइज सेल, यू कैन से दैट टू सेल एज मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी, और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब आपको कभी कोई डाउट हो इस बात पे, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं, बहुत सारे के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो महंगे होते हैं लेकिन वो कम बिकते हैं, वो महंगे होते हैं लेकिन वो कम बिकते हैं। जैसे कोई खाने की कोई चीज है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्सो उसका रिलेशन इस बात से नहीं है, मतलब हमारा ये मोनोपोली टॉपिक चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो भी एक स्टॉल है खाने का, कहीं है कोई चीज मिलती है, ठीक है, स्नैक्स मिलती है, कहीं पर मोमोज मिलते हैं बढ़िया वाले, तो आप देखें उनकी टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग से पहले भी खत्म हो जाते हैं। आप सोच रहे हो सर ये तो इतनी भीड़ है, तो ये पूरा टाइम क्यों नहीं करते, एनी टाइम आ जाओ, नहीं, अगर वो एनी टाइम रखेंगे ना, तो उनको फिर मैक्सिमम, उनको प्राइस कम करने पड़ जाएगा, फिर उनको प्राइस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, या फिर उनका सेल हल्की हो जाएगी, उनका प्रॉफिट अफेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, तो सेल मैक्सिमाइज करने पे क्या होता है कि वट एवर द क्वांटिटी बेची जाएगी एट द सेम प्राइस, वहां पर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का पर्पस फुलफिल होगा, लेकिन प्राइस सेम रखने पड़ेंगे फॉर द इंडिविजुअल फर्म। बट यहाँ पे
प्राइस वेरी किए जा सकते हैं, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज क्वांटिटी से होगा, ठीक है। देन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दिस इज द गोल ऑफ द फर्म, ठीक है। ये किसी भी फर्म का गोल यहाँ पर हो सकता है, और ये एक रैशनल डिसीजन होता है किसी भी फर्म का, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी इसके बारे में, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसके जो नोट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारी वेबसाइट है semiconclasses.com, ठीक है। आप उस पर जा सकते हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पे जरूर पोस्ट कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब वहां पर जाएंगे, अगर आप वैसे ही जा रहे हैं तो वहां पे होम पेज पे आपको सब्जेक्ट दिखेंगे माइक्रो वगैरह करके, ठीक है। आप जा सकते हैं, आप जैसे आपकी फील्ड लिखी हुई होगी जिस फील्ड में आप हो, फिर वहां पे आप जाओगे तो माइक्रो इकोनॉमिक दिखेगा आपको। अब उसमें क्लिक करोगे तो आपको टॉपिक मिल जाएंगे, मार्केट में क्लिक करोगे तो आपको फिर ये चीजें मिल जाएंगी, तो आप वहां पे जाके नोट्स को डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वो अभी के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारी वेबसाइट, तो वो आपको एक एग्जैक्ट नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बुक के, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक के, जो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे चीजें, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बैक करके। अब मैं बात करूंगा हाउ यू कैन से दैट द मोनोपोली रिमेन्स अ सिंगल सेलर। क्यों मोनोपोली अकेला रहना पसंद करता है? चलो पसंद भी छोड़ो, हम मार्केट उसको अलाउ कैसे कर देती है, तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि मोनोपोली मोनोपोली रहता है, ठीक है। तो जनरली रीजन, ठीक है, कुछ रीजन है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा। रेस्ट्रिक्शंस भी आप कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, या बैरियर्स भी कह सकते हो, बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर है, तो हमने एक बात और हमें समझनी थी कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पर बैरियर्स है, आने में भी बैरियर है और जाने में भी बैरियर है, ठीक है। वही मैं रीजन ऑफ बैरियर्स इन एंट्री, मतलब इन एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। तो सबसे पहला है लीगल बैरियर। देखिए सबसे पहले लीगल बैरियर है, और लीगल बैरियर में आपके क्या आ जाते हैं? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, या और कुछ भी आप कह सकते हो जो जो लीगल कंसेप्ट से जुड़ी हुई होती हैं। आजकल तो लोग क्या करते हैं अपने, जैसे मैंने भी कर रखा है, हमने भी कर रखे हैं, जो मेरे नोट्स होते हैं हम नोट्स को भी, या आपने देखा होगा ना कुछ किताबों का कुछ कुछ फोटोकॉपी शॉप वालों पे के वो हो जाते हैं, फाइन लग जाते हैं। क्यों? ये है, आप देखेंगे तो नॉर्थ कैंप, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ा हूं तो मुझे पता है उसके बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में, आई थिंक एसआरसीसी वाले हैं, कौन है मुझे पता नहीं कि कौन सा वाला कॉलेज का है, किसी एक पर एक पब्लिशर ने केस करके और जीत भी गया था, और फाइन लगा था, अच्छा लाखों के हिसाब से। पता किस बात पे था वो इस बात पे था कि जो बुक, वो जो फोटोकॉपी बेच रहे हैं, वो उनकी एक बुक है, उसकी फोटो स्टेट करके, फोटो कॉपी करके स्टूडेंट को बेच रहे हैं, जो बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनकी रीडिंग्स में लगाई थी कि हाँ ये इस बुक से पढ़ लो चीजें स्टूडेंट्स के लिए। तो वो उस बुक के जो चैप्टर्स रिकमेंडेड थे उसके फोटोकॉपी करके वो बेच रहे थे, और उस बुक पे लिखा हुआ था कि आप इस बुक की फोटो स्टेट करके नहीं सेल आउट कर सकते, जेरोक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात की वजह से फाइन लग गया। क्या था ये कोई भी कर सकता है, पेटेंट या कॉपीराइट या कोई भी चीज आप राइट ले सकते हो, ठीक है। आपने जो भी चीज बनाई है आप उसकी या तो सर्विस प्रोवाइडिंग पे भी आप लगा सकते हो रेस्ट्रिक्शन, या उसकी प्रोडक्शन पे भी आप लगा सकते हो रेस्ट्रिक्शन। अब एजुकेशन में तो कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन में तो होता नहीं ना, तो वो तो नॉलेज है, सेल पे हो सकता है। लेकिन आप मान लो जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन है, अब मेडिसिन में क्या होता है, मान लो एक मेडिसिन बनी तो वो पेटेंट ले लेती है, कॉपीराइट वो उस पे पेटेंट ले लेती है कि हाँ हमने ये प्रोड्यूस करी है, तो ये सिर्फ हम ही बना सकते हैं, कोई और इस चीज को नहीं बना सकता। अब आप बोलो सर इसमें क्या बड़ी बात है, कोई छुपके से बना ले, नहीं, कोई छुपके से नहीं बना सकता, कोई छुपके से नहीं बना सकता। आपने एक चीज सुनी होगी, जिस इंसान ने पोलियो की दवाई बनाई थी ना, आज की डेट में पोलियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, सबके लिए ही, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका असर में बाद में पता चलता है, जिन्होंने पोलियो दवाई नहीं ली हुई थी। शायद आपको पता होगी बातें, जिस पर्सन ने पोलियो की दवाई बनाई थी उसने उस पर कोई पेटेंट नहीं लिया था, कोई पेटेंट नहीं लिया था,
और अगर वो ले लेता तो आज तक, जबकि इंसान है भी नहीं अवेलेबल, आज तक, और जब तक पोलियो की दवाई चल रही होती, उसको या उसकी जो भी पीढ़ी है या जनरेशन है, अभी भी, और जब तक चलती रहती, जब तक उसको पैसे मिलते रहते हैं। जो जो उस फॉर्मूला को यूज करते, या वो एक इंस्टीट्यूशन होता, नहीं, उन्होंने एज इट इज उठा के फॉर्मूला गवर्नमेंट को दी, ये बनाइए, ये सब वैक्सीन है और ऐसे ऐसे कर। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं आई? मैं जो बताना चाहता हूँ, तो जो पेटेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं, तो इट्स अ लीगल बैरियर, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर आपका एग्जाम्पल का कुछ है कि मुझे कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना है, तो आप यहाँ पे जेरोक्स एग्जाम्पल याद रख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जैसे जेरोक्स है, हम जेरोक्स मतलब हम अपनी भाषा में उसको फोटो स्टेट कहते हैं, बट जनरली हम कभी कभी कह देते हैं कि इसका जेरोक्स निकाल दो, इसमें फोटो कॉपी को, फोटो स्टेट को जेरोक्स नाम ले देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेरोक्स जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे फोटो स्टेट को बनाने वाली मशीन की कंपनी का नाम है। जो फोटो स्टेट मशीन को बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम जेरोक्स है। और कितनी मजे की बात है कि आज तक जो फोटो स्टेट की मशीन है, वो सिर्फ यही कंपनी बना सकती है। उन्होंने इस चीज का जो है राइट ले रखा है, उन्होंने प्रोडक्शन राइट ले रखा है कि हम इसके हमारे अलावा कोई और नहीं बनाएगा। ऑल्सो ऐसा आपने देखा होगा कि दूसरी कंपनी के भी यहाँ पे फोटो स्टेट मशीन आ रही हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी, आप किसी भी दुकान में चले जाओ, किसी भी बड़ी सी दुकान में चले जाओ, आपको इसी कंपनी के जो है मिलेंगे। और जो दूसरी कंपनीज है ना, जैसे कैनन है, ये है, वो मैंने देखे बहुत बार, ये लोग भी जो है, इनके भी ब्रांड नेम लिखे होते, तो उनका इनसे टाई अप है जैसे, लेकिन मेन प्रोड्यूसर यही है, दूसरी कंपनी इनसे खरीदती है और फिर अपना टैग लगा के फिर वो आके इसको सेल आउट करती है। ये प्रोसीजर चलता है। या कोई मेडिकल में मेडिसिन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कभी मेडिसिन का भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, पेटेंट वाला। सेकंड है यहाँ पर, दैट इज प्राइस कंट्रोल। सेकंड है हमारे यहाँ पे जैसे प्राइस कंट्रोल कह सकते हो, और वो भी किस चीज का, दैट इज देखिए, जब मैं कहता हूं प्राइस कंट्रोल, तो कमोडिटी के ऊपर प्राइस कंट्रोल कब होगा, जब उसको बनाने वाले रॉ मटेरियल पर किसी का कंट्रोल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला, रेस्ट्रिक्शन का, एंट्री एग्जिट का। मैं आपको बता देता हूं, कंट्रोल ओवर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, ठीक है, एसेंशियल रॉ मटेरियल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कभी कभी ये हो जाता है कि किसी के पास में गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, तो किसी के पास में उस रॉ मटेरियल का कुछ ज्यादा ही कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप सोचने से ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले, ठीक है, जो अमेरिका है, उनकी जो एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है, अमेरिका में एल्यूमिनियम कंपनी थी, उनकी जो एल्यूमिनियम कंपनी है, उनका बॉक्साइट पर, ठीक है, बॉक्साइट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। आप बोलो सर बॉक्साइट थोड़ा सा ये साइंटिफिक टर्म है, एल्यूमिनियम के या उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए बॉक्साइट की जरूरत होती है, और बॉक्साइट बहुत ही एसेंशियल मेटल है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड फर्दर थिंग्स। तो एल्यूमिनियम कंपनी जो थी, उनका जो अमेरिका में बॉक्साइट पर हैवी कंट्रोल था, और वही एक इकलौते सप्लायर थे, ठीक है, जो आप भी प्रोड्यूसर भी कह सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टाइमिंग का दौर ये था, गोल्ड से ज्यादा महंगा एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा महंगा था, ठीक है, क्योंकि उसका इन्वेंशन ज्यादा नहीं हुई थी। आप कह सकते हो उसके रॉ मटेरियल में हम बॉक्साइट को यूज कर सकते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये मतलब साइंटिस्ट ने और दूसरे भी इसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए, ठीक है, फिर वो बात की चीजें क्या क्या हुई, लेकिन अमेरिका का एक कंट्रोल था, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन है वो मोनोपोली बन पाया, ठीक है। आप ये एग्जांपल समझ सकते हैं रॉ मटेरियल पर। आप एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, एक तो ये हो गया एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओपेक। ओपेक भी बहुत अच्छा एग्जांपल है इस वाले कंट्रोल के लिए, इस वाले डिस्कशन के लिए, कंट्रोल ओवर एसेंशियल रॉ मटेरियल। ओपेक में जितनी भी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी वो कंट्रीज थी जो क्रूड ऑयल
को सप्लाई कर रही थी, ठीक है, उन्होंने मर्ज कर लिया, कह सकते हो कोल्यूड हो गए, ठीक है, और उन्होंने जो क्रूड ऑयल जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी मेनी थिंग्स, प्रोडक्शन, काफी सारी प्रोडक्शन के अंदर क्रूड ऑयल की जरूरत थी, तो उन्होंने इस बहुत बड़े रॉ मटेरियल, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल, उसको उसकी सप्लाई पे कंट्रोल करने के लिए जितनी भी कंट्रीज थी उन लोगों ने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है, उन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसको ओपेक का नाम दिया गया, ठीक है, ओपेक का नाम दिया गया, और यहाँ पे उस एसेंशियल रॉ मटेरियल पे कंट्रोल हुआ एंड ऑटोमेटिकली प्राइस पे भी कंट्रोल हो गया। तो हर चीज का कंट्रोल ऑब्वियस बात है एंड ऑफ द डे प्राइस पर ही होना है, हर चीज का कंट्रोल प्राइस पर ही होना है। ये बात मेरी आपको सही में आ गई? तो मैंने यहाँ पे दो बातें करी है, एक लीगल बैरियर में पेटेंट और कॉपीराइट का एग्जांपल आप प्लीज अपने दिमाग में रखना, जेरोस एंड मेडिसिन वाला, एंड कंट्रोल ओवर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, जिसमें एल्यूमिनियम कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया है, ये चीजें याद भी कर लेना, एंड ओपेक इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि गवर्नमेंट भी फ्रेंचाइज जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है, फ्रेंचाइजीज देती है गवर्नमेंट भी, ग्रांट करती है, ठीक है, आप कह सकते हो ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइज, ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइज बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है एंटर एग्जिट का कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है आप इस चीज को बेचो, हम आपको अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा आसान एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे आपने कभी वो सुना था MTNL, सुना है आप लोगों ने? MTNL लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, बहुत साल पहले की बात है, मोबाइल फोन इवन आज भी है, आज भी लैंडलाइन फोन है, लेकिन अब तो लैंडलाइन फोन अब कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो जियो तक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। लैंडलाइन फोन का मतलब है कि बॉक्स वाला फोन है बस, और वो वाईफाई से कनेक्टेड है ना, जनरली वो अब ऐसा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था, पहले MTNL था, ठीक है, महानगर टेलीफोन कंपनी, ठीक है, लिमिटेड। तो तो जनरली वो कंपनी को गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया था कि आप लोगों को जो है ये सर्विस प्रोवाइड करो, तो उनको गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट मिला था, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप MTNL का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, MTNL, ठीक है। तो ये MTNL दैट इज महानगर टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ने कहा कि आप ही इसको करो, ये काफी लंबे सालों तक इन्होंने लोगों को जो है लैंडलाइन फोन की सर्विस प्रोवाइड करी थी। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, एक टाटा ओन्ड कंपनी थी, दैट इज NDPL, शायद NDPL उसका नाम होगा, टाटा ओन्ड कंपनी थी, उन्होंने भी काफी सालों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है दिल्ली को, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो ये अल्कोहलिक अल्कोहलिक चीजें हैं, अल्कोहलिक, अल्कोहल है, ड्रग है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, जो काम है गवर्नमेंट का बेचने का, गवर्नमेंट ही बेच सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, किसी को अब ये फ्रेंचाइजी दे देती है कि हाँ हमारे बिहाफ पे आप सेल आउट कर लो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाउ, वो वाई, क्यों गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे देती है, खुद क्यों नहीं चला सकती? रीजन एक है यहाँ पे इस बात का, वो रीजन ये है कि गवर्नमेंट को प्राइस और क्वांटिटी पे कंट्रोल करना होता है, तो गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे देती है। अगर गवर्नमेंट खुद ये करती है तो उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपको और आसान लेवल पे समझना है तो आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज है, जैसे हमारी एक कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है टू व्हीलर्स में, रॉयल एनफील्ड, ठीक है। अब आपने देखा होगा उसके काफी सारे आउटलेट्स हैं, काफी सारे उसके शोरूम्स हैं, वो उस शोरूम का मालिक कोई और है, जो बाइक को की सर्विस दे रहा है, सप्लाई कर, मतलब बाइक को जो बेच रहा है वो बेचने वाला कोई और है, लेकिन उसको ये फ्रेंचाइजी दी है मेन, उसके मेन पेरेंट कंपनी ने, राइट। तो बेचने वाला कोई और है, प्रोड्यूस करके देने वाला कोई और है, सारे कंट्रोल मैं आपको बता देता हूं, एक एक कंट्रोल पीछे से आ रहा है, वो मेन पेरेंट कंपनी की साइड से एक एक चीज आ रही है। अब तो टेक्नोलॉजिकल इतना ज्यादा एडवांसमेंट है, वो वेबसाइट पे सब कुछ लिखा होता है, एवरीथिंग इज जनरली डिजिटल, ठीक है, डिजिटलाइज्ड है हर चीज, तो उन वो अपनी साइड से कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब वो सोचे, हम सोचे कि वो डिस्काउंट दे दे हमें, तो नहीं हो सकता। मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ
अभी कुछ टाइम पहले मैं किसी फ्रेंड ने बुलेट ली है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की सुपर 65 कोई बुलेट है, वो मुझे पता भी नहीं, वो लिए तो मैं साथ में था, तो मैं उनकी यही सुन रहा था, वो बार बार यही कह रहा था कि जो प्राइस कोट होके वहीं से आता है, ऐसे सीरीज का भी प्राइस वहीं से कोट होकर आता है, हम सिंगल 1 रुपए का डिस्काउंट भी नहीं दे सकते, राइट। तो ये भी आप कह सकते हो। तो मेन जो फ्रेंचाइज दे रहा है वो प्राइस पर और क्वांटिटी पे कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। एक ही एग्जांपल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक और भी है यहाँ पे, दैट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले तो आप ये मान के चलो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट। डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट, सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट। और अगर हम इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली लेकर आए तो इकोनॉमिक्स में इस चीज को हम नेचुरल मोनोपोली के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या होता है। देखो, नेचुरल मोनोपोली का कंसेप्ट समझ लो। ऐसा होता है कभी कभी कि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके पास एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है कि, क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि ये सब कुछ इनमें से कुछ भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी सपोर्ट उसे रहता है, रेगुलेशन रहती है इसलिए सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इसलिए उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। मान लो मुझे कोई रेगुलेट कर रहा है, जैसे हमारे गार्जियंस है, हमें हमें रेगुलेट कर रहे हैं, हमें उनका सपोर्ट है, तभी तो हम उनका रेगुलेशन सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना। यूं कर दिया उन्होंने हमें, तुम सह ले, भाई को करके देखा है, यूं करके देखा है, बता देंगे। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने कुछ भी कह दिया तो सह क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट। अगले के घर में रह रहे हैं हम यार, ठीक है, हम किसी के घर में रह रहे हैं, मालिक है कोई बनता है उसका, तो इतना तो कहेंगे हम। तो होता क्या है, गवर्नमेंट की ही सपोर्ट मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे उनको इंसेंटिव होता है कि वो क्योंकि उनके उनके लिए मार्केट बहुत बड़ी है, तो जितनी भी क्वांटिटी वो सेल आउट करते रहते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन और पर यूनिट सर्विसिंग कॉस्ट उनकी कम होती रहती है, पर यूनिट क्वांटिटी कॉस्ट उनकी कम होती रहती है, इसलिए मैंने उसको डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट का नाम दिया, ठीक है। एंड दे हैव इंसेंटिव, दे कैन, if they want to sell or produce more and more quantity, so due to the uh, single seller or single producer, and due to the big market, uh, he has incentive to reduce the cost, वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, ठीक है। एंड फिफ्थ हमारे पास में जो रीजन है बैरियर इन एंटी नेगेटिव का, कभी कभी वैसे तो हम मान के चलते हैं कि मोनोपोली वाले अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लेकिन अब दौर बदल चुके हैं और जनरली होता है एडवर्टाइजमेंट उस चीज का, क्योंकि मोनोपोली एक अनरियलिस्टिक मार्केट फॉर्म है, जो एक्चुअल फॉर्म है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है, जहां पे हम लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे आगे चलकर। उसी का मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं जिसमें एक मोनोपोली पॉइंट हो सकता है, उसी की हमारे यहाँ पे फीचर वाला पॉइंट है, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड लॉयल्टी। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी, advertising and brand loyalty of established firm, established firm, right। ऑब्वियसली बात है, फर्म्स होती है अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करती हैं, क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो बहुत ही बड़े तरीके से मार्केटिंग करती हैं, लोगों के दिमाग में बिठा देती हैं कि हम ही हैं सब कुछ करने वाले, हम ही अकेले हैं, तो उनका ब्रांड ऐसा बच जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के तरीके से आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि ये यूज एक्चुअली वहीं पर ही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। या आप रेलवे का एग्जांपल लेना चाहते हो तो रेलवे की बात ही समझ लो, रेलवे ने दिमाग में उठाई रखा है ना लोगों के कि हम ही आपको दूर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, अदरवाइज रेलवे के साथ में एक सब्स्टिट्यूट है, दैट इज एरोप्लेन, ठीक है, फ्लाइंग वाला है ऑप्शन, लेकिन लोग उस पर क्यों नहीं जाते, वो कॉस्टली है और थोड़ा सा लोगों उसमें कंफर्ट जोन नहीं है लोगों का उसमें, मतलब लोग एसी टिकट
लेकर कर लेते तब भी उनको सस्ता पड़ता है ट्रेन से। हाँ, ट्रेन से समय ज्यादा लगता है एज कम्पेयर एरोप्लेन। देखिए, लेकिन रेलवे ने इतना ब्रांड बना रखा है या इतना वो कर रखा है कि आप डोमेस्टिक लेवल पे मुझे ही यूज करो। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फर्म्स की एंट्री और एग्जिट में बैरियर्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, दैट इज लीगल बैरियर, control over essential raw materials, grant of franchises by government, economic scale and advertisement, and brand loyalty of established firm। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल मान के चल सकते हैं चीजों को। आप प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।